गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 18 जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं जो कि द हिंदू से कवर किए जाएंगे और इनको एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड एज यूजुअल हम अपनी जो वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे। इट सेज इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश करी जा रही है और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए ना, जब आप बड़ी चीज़ों को करने की सोचते हैं तो डेफिनेटली ओवरवेलम हो जाते हैं कि पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेट वे में करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि उससे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं निकालिए कि आपसे अच्छे तरीके से और कोई पढ़ी ना सके। मान लीजिए आप कोई 100 वर्ड्स का एक आंसर लिख रहे हैं तो उसको इतना अच्छा लिखिए, मतलब आप अपने राइटिंग स्टाइल को धीरे धीरे इंप्रूव करके इतना अच्छा बना लीजिए कि जो 100 वर्ड्स आपने लिखे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है, वो आपसे अच्छा कोई लिख ही ना सके। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आप अपनी रीडिंग की कोई हैबिट है या राइटिंग की हैबिट है, इनको धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हैं, व्हेन यू डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे देन यू अचीव योर गोल। हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि छोटी चीज़ों को करने का ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैप को अपनी विजुअल मेमोरी में रजिस्टर करें तो उसको इतने अच्छे से करिए कि उस जैसी विजुअल मेमोरी और किसी की बनी ही ना। मतलब आपको इतने अच्छे से मैप याद हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आप सोल्व कर पाएंगे। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर करते हैं उसको इतने अच्छे तरीके से करिए कि वो क्लास अपार्ट हो और आपको वहाँ पर एक तरीके से एक्सपर्टीज जो है वो हासिल हो जाए। बिकॉज अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना शुरू करते हैं तो जो आपका गोल हो उसको अचीव कर लेते हैं। तो बड़े गोल के बारे में सोचने की बजाय अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आप उसे अचीव नहीं कर सकते तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको अच्छे तरीके से करिए। चलते हैं आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है, पहला है चतुर्गाम पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक एमसीक्यू देखेंगे, निष्ठा के ऊपर देखेंगे, देन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ऊपर, प्रसाद स्कीम के ऊपर, फारजात बी गैस फील्ड के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, टाइड एंड बेसिक ग्रांट के ऊपर एक एमसीक्यू है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इकोनॉमिक्स से एक ये एमसीक्यू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर भी एक एमसीक्यू है और एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ऊपर भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि एक हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि उन्होंने बीपीएससी का मेंस एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया और अभी वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। सो कांग्रेचुलेशन मनीष, आपने एक ट्रमेंडस जॉब यहाँ पे करके दिखाई है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है देन डेफिनेटली विल हेल्प यू। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। 60% से अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं और आपको डेंजर जोन से उठ के सेफ जोन में आना है। डेंजर जोन के लिए आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेफ जोन में देन ऑफ कोर्स आपका स्कोर जो है वो अप टू द मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि चातुर्गाम पोर्ट के बारे में पूछा गया है। चातुर्गाम पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? क्या ये म्यांमार में है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जो चातुर्गाम पोर्ट है पहले बता दो हमको बांग्लादेश में लोकेट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है मेरे को और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है कई बार और वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के। तो यहाँ पे बांग्लादेश की जो हेल्प है और इसके जो चातुर्गाम पोर्ट है इसकी, तो चातोग्राम पोर्ट जो है हमारा, इसकी हेल्प यहाँ पे हमने ली है क्योंकि अगरतला जो है यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। तो हम क्या है, सी रूट जो है कोलकाता से सी रूट को यूज़ करेंगे एंड देन जो सामान होगा वो ट्रक्स के थ्रू लेके जाया जाएगा। दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि अगर हमें नॉर्मल कन्वेंशनल रूट से जाना हो तो एक तो रास्ता ये है, एक ऊपर से रास्ता जो कि काफ़ी बड़ा है, और एक हमारा ये है जो सी रूट से जाएगा जो इनएक्सपेंसिव भी रहेगा एंड देन यहाँ से ट्रक से सामान लेके जाएगा। तो ट्रक की जो जर्नी है वो इतनी सी आपको तय करनी पड़ेगी। अब किया क्या जा रहा है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे भेजी गई हैं। एक ट्रायल कंसाइनमेंट जो है, सबसे पहले तो देखिए एक ट्रायल कंसाइनमेंट जो है उसको फ्लैग ऑफ किया गया है। किसने किया है? यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने। तो ये एक तरीके से ट्रायल जो है एक कंसाइनमेंट का उसको भेजा गया है चातोग्राम के अंदर और फिर फर्दर इसे ट्रक से लेके जाया जाएगा अगरतला के अंदर। भेजा क्या गया, स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेजे गए हैं और साथ में कुछ पल्सेस जो हैं वो भी भेजी गई हैं। पल्सेस जो हैं वो असम को डिलीवर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो भी हमारी 7 सिस्टर के स्टेट्स हैं उनको एक्सेस करना वेस्ट बंगाल से अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाते हैं काफ़ी ईजी होता है। तो इसी वजह से ये पूरी न्यूज़ थी। और अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी इसके एक्सेस को लेकर भी क्वेश्चन आता है और चाइना को लेकर भी अगर कोई पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम अपनी नेबरिंग कंट्री से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इसी वजह से उन्होंने एक अपने पोर्ट का एक्सेस हमें दिया है ताकि हम अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको एक्सेस कर पाएं और ये इसका एक लाइव एग्जाम्पल है।
कितने किलोमीटर का जो एरिया है वो तय करना पड़ेगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल क्योंकि जो सी रूट होता है वो सबसे इनएक्सपेंसिव होता है, सबसे चीप होता है, तो सब इसी वजह से कोशिश यही करी जाती है कि अगर जहाँ पे सी रूट को यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ सेकंड क्वेश्चन हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। द नेशनल आईपीआर पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2016, तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी को 2016 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है। IP intensive industries have been identified as an important and integral part of the country's economy and account for more jobs and larger share of its GDP। तो IP intensive industry जो intellectual property से related जो industries होती हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी का। वहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती हैं और उनका जो GDP के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ज़्यादा होता है, हो सकता है। एज ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 रिपोर्ट, इंडिया इज एट द बॉटम 10th नेशन इन द रैंकिंग। तो अगर हम 2019 की जो आईपी की इंडिकेटर की रिपोर्ट थी उसमें जो बॉटम 10 कंट्रीज हैं उसमें इंडिया आता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस को देखें तो आपको पता होगा कि तीसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। हमने यहाँ पे लास्ट टू लास्ट मंथ में इसको डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे 2019 के अंदर हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब करते हैं बात पहली स्टेटमेंट की कि क्या इस पॉलिसी को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो जी हाँ, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। और IP इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं और GDP के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अब रिसेंटली इसका ऐसा क्या हुआ कि हम IP रिलेटेड बातों को डिस्कस करने लगे, हमने इसके बारे में न्यूज़ भी जो थी वो देखी, क्योंकि रिसेंटली हमने स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, साथ में ही मेक इन इंडिया के बारे में बात करना शुरू किया। क्योंकि अब हमारा जो फोकस रहेगा वो स्किल इंडिया पे रहेगा, आत्मनिर्भर भारत पे रहेगा, मेक इन इंडिया पे रहेगा। तो चांसेस ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा IP फाइलिंग देखें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइल कर रहे हैं। क्योंकि जब स्किल करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग सीखेंगे एंड देन कुछ ना कुछ वो इनोवेट भी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी जब फोकस और फंडिंग जो है हमारे यहीं के लोगों को दी जाएगी, यहीं की कंपनीज को दी जाएगी, मेक इन इंडिया के लिए अंदर भी ऐसा ही होगा, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नया आविष्कार करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। चलिए, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो निष्ठा प्रोग्राम के बारे में बात करें। ऑल्दो हम निष्ठा के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ और नए पॉइंट्स जो हैं जो न्यूज़ में दिए थे वो भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्टर, तो निष्ठा को HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, हो सकता है। देन निष्ठा इज़ अ नेशनल लेवल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। मतलब सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, देखिए जो निष्ठा आपका बेसिकली निष्ठा एक प्रोग्राम भी है और एक पोर्टल भी है। निष्ठा के अंदर कहा गया था कि जो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं और जो स्कूल हेड्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अगर टीचर्स जो हैं वो हमारे ट्रेंड हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी वो अच्छे से पढ़ा सकेंगे और जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी भी हम ये मानते हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो क्रैमिंग पे रन करता है, बच्चों को चीज़ें रट्टा लगवा के याद कराई जाती है, ना कि उनको समझा के। तो यहाँ पे टीचर्स की जो ट्रेनिंग होना है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये जो पूरा इनिशिएटिव था स्टार्ट किया गया था कि टीचर्स को वेरियस टाइप की ट्रेनिंग दी जा सके, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लर्निंग से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, तो ताकि वो एक अच्छे तरीके से, एक एम्पैथेटिक तरीके से अपने स्टूडेंट्स को डील कर पाएं। अभी हुआ क्या, ये पूरा प्रोग्राम जो था पूरा प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो था फेस टू फेस ट्रेनिंग जो थी वो नहीं हो पाई। इसी वजह से क्या किया गया, निष्ठा को कस्टमाइज कर दिया गया। कस्टमाइज कैसे किया गया कि अब NCERT जो है, जो पहले फेस टू फेस ट्रेनिंग यहाँ पे करवाने वाली थी, किसके थ्रू, दीक्षा पोर्टल के थ्रू और निष्ठा पोर्टल के थ्रू, अब इसे ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे टीचर्स जो होंगे और स्कूल हेड्स जो होंगे उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। चलिए, अब इसको देख लेते हैं एक बार। पहली स्टेटमेंट क्या है, HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको, निष्ठा पोर्टल को, प्रोग्राम को। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सेकंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा C। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर, जो इसके कंपोनेंट्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग करी जाएगी किसकी, टीचर्स की, और यहाँ पे जो हेड्स हैं उनकी, और एज फर्स्ट लेवल काउंसलर, क्योंकि फर्स्ट लेवल काउंसलर आपके टीचर्स ही होते हैं। और अगर प्रॉब्लम वही सॉल्व कर दे आपकी, तो आपको एक एक्सपर्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि साइबर बुलिंग या फिर इवन बुलिंग,
इससे बच्चा जो है सफ़र कर रहा है, इसको फेस कर रहा है। तो अगर टीचर ही इस चीज़ को सोल्व करने में उसकी हेल्प करती है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट का रोल जो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा, वो ये था कि प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल एंड जॉयफुल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो यहाँ पे इवन बुद्धा ने भी यही कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो लर्निंग है वो एक बर्डन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्कूल टाइम के अंदर होता था। वहाँ पे चीज़ों को क्रैम करने के लिए फोकस दिया जाता था कि आपको ये चीज़ रटनी ही है। लेकिन अभी जो फोकस है वो है कि आपको चीज़ें समझाई जाएंगी और एक जॉयफुल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि स्कूल जाना आपके लिए एक बर्डन ना हो और आप स्कूल जाना इंजॉय करें और पूरा जो लर्निंग प्रोसेस होता है आप उसको भी इंजॉय करें। अवेयरनेस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इनिशिएटिव, ये भी इसके अंदर एक पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट कहती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डेलीगेट्स पावर फॉर प्रोग्रेसिंग अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन केसेस अप टू 500 करोड़ टू आर्म्ड फोर्सेज। तो यहाँ पे डीएसी ने डेलीगेट किया अपनी पावर कि अगर 500 करोड़ तक का ऑर्डर देना है तो आर्म फोर्सेज खुद दे सकती है, हो सकता है। दिस विल श्रिंक द प्रोक्योरमेंट टाइमलीनेस एंड इंश्योर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स विद इन 6 months एंड कमेंसमेंट ऑफ डिलीवरीज विद इन 1 year। इससे क्या होगा, बेसिकली टाइम आपका सेव होगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स है वहां पर आप जो है 6 महीने में ऑर्डर्स प्लेस कर पाएंगे और डिलीवरी आपको 1 साल में मिल पाएगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आर्मी को दे देता है कुछ हद तक, तो यहाँ पे ऑर्डर्स जो है जल्दी प्लेस करे जा सकेंगे और डिलीवरी भी जल्दी ली जा सकेगी। यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, अगर कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना है, आर्मी क्या करेगी, डिफेंस एक्विजिशन के पास एक प्रपोजल भेजेगी, फिर ये प्रपोजल पे कुछ ऑब्जेक्शन लग के आर्मी के पास वापस आएगा, फिर आर्मी उसे करेक्ट करके वापस भेजेगी, फिर ये वापस भेजेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो है सालों का टाइम वेस्ट हो सकता है। इस टाइम को बचाने के लिए ही कहा गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि 500 करोड़ नहीं 300 करोड़। तो पहली स्टेटमेंट में मैंने जो 500 करोड़ दिए, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 300 करोड़ तक का लिमिट जो है वो दिया है कि इतने तक का ऑर्डर आपको प्लेस करना है, तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है और आप जो डिलीवरी है वो अपनी टाइमलीनेस जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत होने का रीज़न यही है क्योंकि जो यहाँ पे अमाउंट का जो लिमिट रखा गया वो 300 करोड़ का है, 500 करोड़ का नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रसाद स्कीम के बारे में है। प्रसाद स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? फिर ये स्कीम क्या है वो भी देखेंगे। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए प्रसाद के बारे में देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो प्रसाद के अंदर क्या किया जा रहा है, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर हम लोग फोकस करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, एटीएम्स जो हमारे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज़, इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं ताकि जो हमारी यहाँ पे प्रसाद सिटीज़ है उनको एक तरीके से टूरिज्म का हब बनाया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पे रिसेंटली इसे लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे प्लेसेस जो कि एक तरीके से हमारे लिए पिलग्रिमेज या हेरिटेज डेस्टिनेशन जो है वो बन सकती हैं और फिर हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एटीएम फैसिलिटी, मनी एक्सचेंज फैसिलिटी, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किया गया था प्रसाद स्कीम के अंडर में मार्च 2017 में, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। एंड प्रोजेक्ट का नाम था हमारा प्रोवाइडिंग एमिनिटीज एट सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ गुजरात के अंदर ये फैसिलिटीज़ जो थी ये क्रिएट करी गई एट अ कॉस्ट ऑफ 45 करोड़। तो 45 करोड़ के अंदर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई। तो आंसर आपको पता चल गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म मिनिस्टर है उन्होंने ही इस चीज़ को अभी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करी गई है सोमनाथ के अंदर, उसको इनॉग्रेट किया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए आंसर है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है फरजाद बी गैस फील्ड की। तो फरजाद बी गैस फील्ड न्यूज़ में भी काफ़ी था क्योंकि आपको पता है इंडिया ईरान का इशू चल रहा था अभी काफ़ी दिनों से, तो उसके ऊपर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ। तो फरजाद बी गैस फील्ड जो है ये पर्शियन गल्फ में लोकेट करता है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द फील्ड वाज साइंड इन 2002 बाय इंडियन कंसोर्शियम कंपनीज, जिसमें कौन कौन कंप्राइज करती थी कंपनीज? ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ऑयल इंडिया। हो सकता है ओएनजीसी हैज इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली $100 million इन दिस प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो कहानी शुरू होती है 2003 से। 2003 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसको साइन किया गया था और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के हिसाब से जो चाबार पोर्ट था
उसको डेवलप किया जाना था। इंडिया ने अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी जो थी वो यहाँ पे लगाई और इसके एक टर्मिनल के ऊपर काफ़ी पैसा लगाया, जिसकी वजह से हमारी 82 शिप्स और 12 लाख टन ऑफ कार्गो जो था वहाँ पे जाना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद ये चावर पोर्ट तो हमारा डेवलप हो गया था, ये ग्वादर पोर्ट है, और यहाँ से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें अफगानिस्तान की एंट्री मिल जाए, और साथ में ही हम ये भी बात कर रहे थे कि जो चाबार पोर्ट है इससे आपको जैदान तक के लिए एक रेल लिंक जो है वो बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिसाइड हुआ, इंडिया ईरान के बीच में। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे यहाँ पे जो एक सब्सिडियरी कंपनी है रेलवेज़ की जिसका नाम है इरकॉन, और ईरान की साइड से ईरान की रेलवे कंपनी थी। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमें एक फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करनी चाहिए, और देखेंगे कि टेक्निकल असेसमेंट करी जाएगी, इसके अंदर फाइनेंशियल असेसमेंट करी जाएगी, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इरकॉन ने इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, और एज पर द सोर्सेज ईरान जो है उसने इस पूरे असेसमेंट को कंप्लीट नहीं किया, और अभी रिसेंटली इस न्यूज़ के साथ आया कि हम इसे यूनिलेटरली जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि चाबार पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करी जा चुकी थी, और यहाँ पे जो आपकी एक पर्टिकुलर टर्मिनल था उसने वर्क करना भी शुरू कर दिया था, और 82 शिप्स जो थे ये हैंडल करता था, और 12 लाख टन्स ऑफ कार्गो जो है वहाँ पर भी इस पर भेजा जाता था। बाद में बात हुई कि जैदान तक के लिए एक रेलिंग बनाया जाएगा, और यहाँ पे ये रेलिंग जो है वो बन नहीं पाया। अब रीज़न एक ये भी आता है कि इंडिया जो है इज़ नॉट श्योर कि क्या यूएस के जो सैंक्शन है वो इस पर्टिकुलर रेल लिंक पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। 2003 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी, और उसी से एक साल पहले हुआ क्या था, ये डील जहाँ पे बात करी गई थी ऑयल एक्सप्लोरेशन की। तो यहाँ पे एक साइड तो था ईरान, और दूसरी साइड थी हमारी 3 कंपनीज जिसमें ओएनजीसी विदेश है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ठीक, यहाँ पे ओएनजीसी ने 100 मिलियन जो है वो तो ऑलरेडी ही इन्वेस्ट कर दिए थे। थर्ड स्टेटमेंट हमारी अगेन ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की लोकेशन की, तो यस इट इज़ लोकेटेड इन पर्शियल गल्फ ईरान। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। रिसेंटली हुआ क्या था, 75% जो ये डील थी वो फाइनलाइज हो चुकी थी मई 2018 तक, लेकिन तब यूएसए जो था अपने सैंक्शन लेके आ गए ईरान के ऊपर, और तब काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ईरान से दूर होना पड़ा। यहाँ पे जनवरी 2020 में इंडिया को इन्फॉर्म किया गया ईरान के द्वारा कि अब वो यूनिलेटरली इन जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, इनको एक्सप्लोर करेगा, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर इंडिया को इन्फॉर्म करे कि लेटर स्टेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो लेटर स्टेज आएगी या नहीं आएगी वो हमें नहीं पता है, बट मैंने आपको पूरा बता दिया कि 2 एरियाज़ में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो क्रिएट हुई हमारे लिए, एक तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, और दूसरा जो चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया था जो ठीक ठाक चल रहा था हमारा बस, बट सेकंड स्टेज थी उसकी क्या करने की, रेल लिंक डेवलप करने की, वो वहाँ पे हो नहीं पाई। ऑफकोर्स जो ईरानियंस हैं वो इंडियंस को ब्लेम करेंगे, इंडियंस जो हैं वो ईरानियंस को ब्लेम करेंगे कि आपने टेक्निकल असेसमेंट नहीं किया, इसी वजह से हमने इसको पूरा नहीं किया। ईरान वाले ये कहेंगे कि आपने इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल फंडिंग भी नहीं दिखाई, फाइनेंसेस भी नहीं डाले, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, तभी इस चीज़ को हम कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पे चाइना का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में चाइना कुड बी वन ऑफ द प्लेयर्स। तो देखेंगे आगे आने वाले टाइम में क्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2 चीज़ों की बात करी गई है यहाँ पे, एक टाइड ग्रांट की बात करी गई है, एक बेसिक ग्रांट की बात करी गई है। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये देखेंगे। पहला कहता है टाइड ग्रांट्स आर यूनाइटेड एंड कैन बी यूज्ड बाय रूरल लोकल बॉडीज फॉर लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स। तो जो टाइड ग्रांट्स होते हैं लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर सैलरी और अदर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें सैलरी और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। बेसिक ग्रांट्स आर यूज फॉर द बेसिक सर्विसेज सच एज सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। तो बेसिक ग्रांट जो होता है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, सैनिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि हमने इस पे क्वेश्चन क्यों बनाया। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन दोनों की रिकमेंडेशन के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसने रूरल लोकल बॉडीज़ 28 स्टेट्स की रूरल लोकल बॉडीज़ को 15,187 करोड़ रुपए एज ए ग्रांट इशू करें हैं। ठीक है, ये रूरल लोकल बॉडीज़ को दिए गए ताकि वो उनके जो काम होते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ के, चाहे वो बेसिक ग्रांट को लेकर हो, टाइट ग्रांट्स को लेकर हो, वो अपने पूरे कर सके। इस सिचुएशन के अंदर ये जो पूरा 15,187 करोड़ दिया गया है ये टाइट ग्रांट के तौर पे दिया गया कि जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि आपको टाइट ग्रांट के तौर पर ये पैसा देना है। टोटल पैसा जो है वो रूरल लोकल बॉडीज़ को देना है 2.63 लाख करोड़, और उसके अंदर से उसका एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो है वो अभी रिलीज़ किया गया। ठीक है, अब 2 तरीके के ग्रांट होते हैं रूरल लोकल बॉडीज़ को दिए जाते हैं ताकि वो अपने वेरियस काम कराए, जैसे कि लोकल
लोकल स्पेसिफिक जो उनकी नीड्स होती है, मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होता है, सैनिटेशन होता है, ये सब काम करा सके। लेकिन अब जानने वाली बात ये है कि टाइट ग्रांट के अंदर क्या क्या चीज़ें कराई जा सकती हैं और बेसिक ग्रांट के अंदर क्या कराया जा सकता है। देखिए, बेसिक ग्रांट्स के अंदर आता है कि रूरल लोकल बॉडीज जो होती है वो लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ें अपनी करवा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर सैलरी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइट ग्रांट्स के अंदर क्या होता है, अगर किसी को भी ओपन डेफिकेशन ODF का स्टेटस मिला हुआ है और उस स्टेटस को वो मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो वो टाइट ग्रांट्स के अंदर आते हैं। अगर हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस जाएं, क्वेश्चन पे वापस जाएं, तो ये दोनों ही रिवर्स दे रखे हैं, इसी वजह से दोनों ही गलत हैं। ध्यान से आपको पता होना चाहिए। बेसिक ग्रांट्स, यहाँ बेसिक सोच के, बेसिक सर्विसेज सोच के मत मान लीजिएगा कि ये बेसिक ग्रांट है। बेसिक ग्रांट के अंदर लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ों को पूरा किया जाता है, लेकिन सैलरी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर उसमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है MPI के बारे में है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने MPI को लॉन्च किया था। हो सकता है इंडेक्स शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेप्रीवेशन ईच पुअर पर्सन एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। तो इंडेक्स क्या शो करता है, एक तो पुअर पीपल का प्रोपोर्शन कितना है वो बताता है, एंड एवरेज नंबर ऑफ डेप्रीवेशन, मतलब एक जो पुअर पर्सन है वो नंबर ऑफ कितने डेप्रीवेशंस को यहाँ पे फेस करता है। हो सकता है देयर इज ए पुअर इंडिविजुअल जो 3 डेप्रीवेशंस को फेस करता हो, देयर इज अनदर इंडिविजुअल जो कि 4 डेप्रीवेशन को फेस करता हो। तो ऑन एन एवरेज कौन कितने डेप्रीवेशन को फेस करता है ये बताता है। हो सकता है MPI यूजेस 5 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर्स, 5 डायमेंशन को और 10 इंडिकेटर्स को ये यूज करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। MPI जो है इसको कौन लेके आया था, इसको लेके आया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। और ये किसके साथ मिलकर इसको लेके आई थी, OPHI। OPHI क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, 2010 में इसको लाया गया था। तो UNEP नहीं है, UNDP है। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर बात करी जाए कि कितने इंडिकेटर्स हैं और इसके अंदर और कितनी डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन हैं, और वो 3 डायमेंशन कौन सी है और 10 इंडिकेटर कौन से है, उनको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि 5 नहीं है, 3 इसके अंदर डायमेंशंस यूज करी जाती हैं। इसके अंदर ये तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसी से ही समझ आ गया होगा कि जो पुअर पर्सन है P1, P2, P3, ये कितनी मल्टीपल जो आपकी कह सकते हैं आप डेप्रीवेशंस है उसको फेस कर रहे हैं। मान लीजिए P1 4 डेप्रीवेशंस को फेस कर रहा है, P2 5 को कर रहा है और P3 आपका 6 को कर रहा है। तो जो ऑन एन एवरेज है ना वो आप निकाल सकते हैं इसके अंदर एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा, एवरेज विल बी 5, कि एक इंडिविजुअल जो है 5 लेवल की 5 टाइप की डेप्रीवेशंस को फेस कर रहा है। इस वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। तो MPI जो है बेसिकली एक यूनिडायमेंशनल आइडिया नहीं है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स में किसी के पास अगर $1 से कम उसकी अर्निंग है तो वो पुअर है, या $1.5 से कम अर्निंग है तो वो पुअर है। बट यहाँ पे यूनिडायमेंशनल मॉडल नहीं लिया। हम ये कहते हैं अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो वो भी पुअर है, किसी के पास हेल्थ नहीं है तो वो भी पुअर है, किसी के पास घर नहीं है तो वो भी पुअर है। तो ऐसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है तो भी पुअर है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है तो भी पुअर है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो एक तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स को देखता है किसी की पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, जो मुझे लगता है कि एक बेटर वे है किसी की पॉवर्टी को डिफाइन करने का। चलिए, 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स देख लेते हैं। याद रखने का तरीका है, एक्रोनियम SHE यूज कर सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, H हेल्थ, E एजुकेशन। तो यहाँ पे जो वेरियस इसके अंदर 10 आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है एक इंडिकेटर है, चाइल्ड एनरोलमेंट दूसरा इंडिकेटर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी तीसरा है, न्यूट्रिशन चौथा है, इलेक्ट्रिसिटी पांचवा, फ्लोरिंग छठा, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल एंड एसेट्स। और इन सबको अलग अलग वेट दिए गए हैं। जैसे कि स्कूलिंग को 1/6 वेट है, चाइल्ड एनरोलमेंट को 1/6 वेट दिया गया है। सिमिलरली चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन को भी 1/6 दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल 2/6 हो गया, यहाँ पे टोटल 2/6 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इन सबको 118 दिया गया, टोटल ये 2/6 हो गया। तो 6/6 पूरा यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेटेज जो है वेरियस यहाँ पे आइटम्स को दी गई है। तो वेरियस इंडिकेटर्स को वेरियस वेटेज दी गई है। और पुअर किसको माना जाता है, देखिए, अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनल पुअर इफ ही और शी इज डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर, मीन्स 33% और या उससे ज़्यादा अगर उसके जो इंडिकेटर्स है वो इस एरिया में फॉल कर रहे हैं। मान लीजिए कि ईयर ऑफ स्कूलिंग भी नहीं है किसी के पास, चाइल्ड एनरोलमेंट में भी वो पुअर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी और न्यूट्रिशन में भी। तो देखा जाए तो यहाँ पे 10 में से 4 आइटम्स में तो वो पुअर हो ही गया। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 33% से उसका मार्क्स जो है वो ऊपर आ गए, तो मल्टी डायमेंशनली पुअर हो गया। अगर ये 4 की जगह 6 होता मतलब वो 50%
6/10 होता है, मतलब 10 में से 6 चीज़ें उसके पास है ही नहीं, 6 चीज़ों में वो डिप्राइव्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, 50% से ज़्यादा चीज़ों में वो डिप्राइव है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो अगर 33% से ज़्यादा पुअर है वो, तो हम उसे मल्टी डायमेंशनल पुअर कहते हैं। लेकिन 50% से ज़्यादा इंडिकेटर्स के अंदर अगर वो डिप्राइव है तो हम उसे एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। काफ़ी अच्छी है ये पूरा का पूरा जो एक प्रोसीजर जो बनाया है और जो पूरा इसकी मेथडोलॉजी है, आप एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो MPI को जरूर मेंशन करिएगा और बताइएगा कि क्यों ये जो हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ पॉवर्टी है निकालने का तरीका उससे बेटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो यहाँ पे वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ SDG के बारे में पूछा है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय NSO। तो ये जो नेशनल रिव्यू है, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू NSO प्रेजेंट करता है, हो सकता है। इट सेज एटलीस्ट 271 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 टू 16-17। तो पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो 271 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है, हो सकता है। द एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड वर ड्रॉन फ्रॉम द 2019 ग्लोबल MPI। तो ये जो एस्टिमेट्स बनाए गए थे कहाँ से ड्रॉ किए गए, 2019 के MPI से ड्रॉ किए गए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो डेटा है ये प्रेजेंट कौन कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग। क्योंकि हम MPI की जब बात कर रहे हैं तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों को निकाला है पिछले 10 सालों में। तो 271 मिलियन पीपल को इस गरीबी से, मतलब MPI ऐसे लोग जो मल्टीपल लेवल पर जो डेप्रीवेशंस थे उसको फेस कर रहे थे। तो मल्टीपल लेवल पे जो डेप्रीवेशन फेस कर रहे थे, ऐसे 271 मिलियन लोगों को पिछले 10 साल में निकाला गया उससे। देन एस्टिमेट्स जो थे वो 2019 MPI से लिए गए थे। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए, काफ़ी अच्छा इन्फोग्राफिक है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि 10 डेप्रीवेशन पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं कि 3 डायमेंशन के अंदर 10 पैरामीटर्स हैं। इंडेक्स जो है वो स्टेट्स को भी रैंक करते हैं पॉवर्टी के अंदर, और यहाँ पे ऐसा देखा गया कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है अगर हम अर्बन एरिया से उसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2005-6 की बात करी जाए तो 640 मिलियन लोग जो थे वो MPI के अंडर में थे, लेकिन 10 सालों के अंदर इसे 369 मिलियन कर दिया गया। यहाँ पे रंगराज पैनल का भी जो एस्टिमेट है वो भी दिया गया और तेंदुलकर पैनल का भी दिया गया। ये शी जो है मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ और एजुकेशन, और इसके जो 10 एरियाज़ हैं जो कि 2/6 करके बनाए गए थे, ये भी मैंने आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर इस पूरे डेटा को आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं मीन्स के लिए अपने फोटो मटेरियल के तौर पे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF को लेकर है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कौन सा कथन सही है, द एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम वुड बी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड MSMEs। तो इसके अंदर जो ये पर्टिकुलर फंड है AHIDF, इसके अंदर बेनिफिशियरीज कौन होंगे, एलिजिबल प्लेयर्स कौन से होंगे, FPOs एंड MSMEs हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज, मतलब एलिजिबल बेनिफिशियरीज ये भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे दिया जाएगा, हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो सेटअप क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ 750 करोड़ टू बी मैनेज्ड बाय नाबार्ड। इसके अंदर 750 करोड़ का एक जो फंड है क्रेडिट गारंटी फंड वो भी बनाया जाएगा जिसको नाबार्ड मैनेज करेगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने ये लॉन्च किया है, इंप्लीमेंट किया है गाइडलाइंस बेसिकली AHIDF की। मतलब इस फंड को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, और ये प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको यहाँ पे बुलाने की कोशिश करी जा रही है। इसी वजह से MSMEs का नाम यहाँ पे दिया गया। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन MSMEs को यहाँ पे बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो एनिमल हस्बेंड्री में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड कुछ हो, मीट प्रोसेसिंग से लेकर कुछ हो, इस तरीके से कुछ वो अगर करना चाह रहे हैं तो वो लोन यहाँ से ले सकते हैं। लोन कैसे लिया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की कि इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन रखा गया है। तो यस, जो लोन है अगर आप उनको बाहर के रेट पे ही लोन दोगे तो बाहर से लेंगे, आपसे क्यों लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि इससे जो आपका डेट बर्डन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये जो एक फैसिलिटी है वो दी गई है हमारे यहाँ पे MSMEs को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएँ, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड कुछ काम करे, मीट प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ काम करे, बट यहाँ पे अपने स्टार्टअप्स को लेके आए। देन इसके अंदर जो 750 करोड़ का जो फंड बनाया गया है उसको कौन मैनेज कर रहे हैं, उसको मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं कुछ और देखते हैं इसके बारे में। इसके अंदर यस, जो लोन की फैसिलिटी है वो दी गई है, और इसके अंदर लोन कैसे अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि उद्यमी मित्रा करके एक पोर्टल है
इसको यूज़ करके आप जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को बताइएगा उद्यमी मित्रा जो पोर्टल है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया है, ये किसके अंडर में आता है? सोचिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए रिवीजन पे चलते हैं। रिवीजन के बाद हम अपने विनर को रिवील करेंगे कि जो लास्ट टाइम में जिसने जो हमने एक क्विज का क्वेश्चन पूछा था उसका किसने आंसर करेक्ट किया है, और जो नया क्वेश्चन आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए, तो हमने चातोग्राम पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, बांग्लादेश के अंदर लोकेट करता है, हमें हेल्प कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्रायल कंटेनर जो था यहाँ से भेजा, कहाँ से? कोलकाता से अगरतला के लिए, और ये चातोग्राम पोर्ट में जाएगा, फिर आगे ट्रक्स के थ्रू लेके जाया जाएगा। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस देने के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक भी है। अदरवाइज हमें चिकन नेक से होकर जाना पड़ता है ऊपर से, और वहाँ से जाने में काफ़ी ज़्यादा आपके रिसोर्सेज और टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। देख रहे हैं ऊपर से जाने के लिए, नीचे से भी ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव रूट रहता है, लेकिन ये जो रूट है काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और टाइम सेविंग भी है। फिर हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे जो हम जा रहे हैं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आईपीआर की जो पॉलिसी थी 2016 में लॉन्च करा गया था उसको, और मेजरली जॉब क्रिएशन के अंदर और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। देन हमने डिस्कशन किया था निष्ठा के बारे में। देखिए निष्ठा जो था एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मिनिस्टर एचआरडी ने किया था, ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके, जो हेड्स ऑफ स्कूल्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग इसके अंदर दी जा सके, ताकि दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हैं। अगर बच्चों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो एज ए काउंसलर जो होते हैं उनका प्रायर रोल होता है। जितना टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं उतना ही टीचर्स के साथ बिताते हैं। इस वजह से इनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, इनको एम्पथाइज करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये जो पोर्टल था स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे फेस टू फेस, इसी ट्रेनिंग को कस्टमाइज करके ऑनलाइन दिया गया है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा टारगेट होगा वो ये होगा कि कैसे उनको एक अच्छे से एम्पथाइज किया जा सके, काउंसलर जैसा उनको बनाया जा सके, और साथ में ही किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो जो पूरा लर्निंग प्रोसेस है उसको जॉयफुल बना सके। बच्चे को बर्डन नहीं लगना चाहिए, जब वो स्कूल जाता है उसको अच्छा लगना चाहिए। देन हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे आर्मी को एक लीवे दिया गया है कि 300 करोड़ तक का कुछ भी एक्विजिशन करना है तो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। फाइल हमारे पास मत भेजिएगा, अदरवाइज फाइल के चक्कर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे इसकी हेल्प से टाइम जो है वो काफ़ी सेव किया जा सकेगा। 6 महीने में फाइल जो है ऑर्डर्स जो है प्रोसेस कर दिए जाएंगे, और 1 साल के अंदर इवन डिलीवरी भी मिल जाएगी। फिर हमने देखा था प्रसाद पोर्टल के बारे में। जो प्रसाद पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है। रिसेंटली सोमनाथ के ऊपर 45 करोड़ रुपए लगाए गए थे, वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फुल फॉर्म मैंने आपको इसको बताई थी, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो हेरिटेज डेस्टिनेशंस हैं उनको फिगर आउट किया जाएगा, उनको ये मार्क किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी हेरिटेज डेस्टिनेशन है उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, टूरिस्ट के लिए एटीएम, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइटिंग प्रोवाइड करी जाएगी, पार्किंग प्रोवाइड करी जाएगी, टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर ना हो। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था, नेक्स्ट हमारा था फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में। फरजाद बी गैस फील्ड जो है पर्शियन गल्फ में लोकेट करता है, और यहाँ पे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया 2002 में ही एक पैक्ट जो था वो साइन किया गया था। 100 बिलियन जो ओएनजीसी थे उसने लगाए भी थे। फिर यूएसए का भी कुछ इसमें इंटरफेरेंस रहता था, किसी ना किसी तरीके से वो सैंक्शन लगा देता था, तो ये चीज़ हमारी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई। 2020 में जनवरी में ईरान ने कहा कि अभी हम यूनिलेटरली इसको डेवलप करेंगे। यहाँ पे रिसेंटली रेल लिंक को लेकर भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो रेल लिंक एक जो प्रोजेक्ट साइन किया गया था वो हमसे ले लिया गया। अब यहाँ पे फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो चाबार पोर्ट था वहाँ पे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जा ही चुकी है, और वहाँ पे हमारे जो कार्गोज थे वो भी जाना शुरू हो गए थे। इसके बाद हमने देखा था टाइड ग्रांट्स के बारे में और बेसिक ग्रांट्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली जो आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री है और जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा कि जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं 28 स्टेट्स की, वहाँ पर आप जो है पैसा दीजिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनके कहने पर 15,000 करोड़ के आसपास का पैसा दिया है, जो कि उनके टोटल कॉर्पस 2.63 लाख करोड़ में से आता है। यहाँ पे जो हमने ग्रांट्स की बात करी गई थी, तो बेसिक के अंदर क्या होता है, जो लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स होती हैं उसको सर्व किया जाता है, और टाइड ग्रांट्स के अंदर सैनिटेशन और ओडीएफ से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज किया जाता है। देन हमने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन देखा था एमपीआई के बारे में। यूएनडीपी इसको लेके आया है किसके साथ, ओपीएचआई के साथ, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ 2010 में इसको लेके आया था। 3 ऐसे डायमेंशन है इसके अंदर, कौन से हैं 3 वो, SHE स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, और इसके अंदर 10 इसके अंदर फर्दर इंडिकेटर्स होते हैं जिनके वेट्स भी मैंने आपको बताए थे। होता क्या है, मल्टीपल लेवल पर पॉवर्टी को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं है तो वही पुअर, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, घर नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग नहीं है, चाइल्ड एनरोलमेंट नहीं है, चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये सब भी पॉवर्टी के अंदर आते हैं और उसके इंडिकेटर्स हैं। इसको हमने काफ़ी डीप में जाके डिस्कस किया था। देन देखा था हमने लास्ट में कि VNR दैट इज वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के बारे में। इसको प्रेजेंट कौन करता है, नीति आयोग इसको प्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो 271 मिलियन पीपल है उनको गरीबी से निकाला गया है। ये हमने इंडिया का डेटा भी देखा था कि 640 मिलियन लोग होते थे 2005-6 में, अब 369 ही रह गए हैं। पॉवर्टी रिडक्शन जो है रूरल एरियाज के अंदर बेटर हुई है,
अर्बन के अंदर नहीं हुई है। ये 10 इंडिकेटर्स जो थे इसको भी आप देख सकते हैं। लास्ट में हमने देखा था जो आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था AHIDF, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को और MSMEs को, ताकि वो आगे बढ़ के आएँ और एनिमल हस्बेंड्री एरिया में जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा स्टार्टअप करने की कोशिश करें, जैसे कि डेयरी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मीट प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो 750 करोड़ का यहाँ पे फंड भी जो है वो क्रिएट किया गया और नाबार्ड को इसको मैनेज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे होगा क्या, उद्यमी पोर्टल जो है उसके थ्रू पैसे को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा, लोन को अप्रूव किया जाएगा। उद्यमी पोर्टल जो है वो किसके अंडर में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, कमेंट सेक्शन में मार्क्स आप लिख दीजिएगा। और इस बार का जो क्वेश्चन है वो स्पाइक मिसाइल के बारे में, मैंने कल डिस्कस किया था स्पाइक मिसाइल के बारे में। बताइए किस कंट्री से हम ये इंपोर्ट करने वाले, कौन सी कंट्री न्यूज़ में थी जिसे हम इंपोर्ट करेंगे। चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बट अगर आपको याद है तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था थीम के बारे में, तो थीम है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का। तो बानिका ने करेक्ट आंसर किया है। बानिका आप मेल कर दीजिएगा और आपको जो भी हिंदी या इंग्लिश में जो PDF चाहिए उसके बारे में हमें बता दीजिएगा। मार्क्स को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स है देन यू आर इन द सेफ जोन, नीचे के ब्रैकेट में अगर हैं तो यू आर इन द डेंजर जोन, आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट को रिटर्स करवा सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन